हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ मंडे के अपडेट के बारे में। मंडे को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और जो भी चीज़ें मुझे लग रही हैं पॉसिबिलिटी मंडे के लिए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स बहुत सारे स्टेट्स में जो अलार्मिंग केसेस हैं उनको देखते हुए और टेक्निकल सेटअप को देखते हुए, क्योंकि सेंटिमेंट और टेक्निकल दोनों ज़रूरी है मार्केट को मूव करने के लिए। तो सेंटिमेंट क्या बोल रहे हैं और टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, दोनों बारे में बात करेंगे। उसके बारे में फिर मंडे को एक बार आपको और डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरीके से सेटअप हो सकता है। मैं सिचुएशन आपको अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अपने दोस्तों में, फेसबुक ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए हमारा जो एनालिसिस है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके का मार्केट था थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी। तो 170 पॉइंट्स हम ऊपर क्लोज हुए, काफ़ी ठीक ठाक सेटअप था। ग्लोबली भी पॉजिटिव था और हमारे मार्केट में भी पॉजिटिविटी दिखी। इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो दो बैंक्स ने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पिटे हुए थे, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक। तो इन दोनों ने शॉर्ट कवरिंग दी अच्छी खासी। रिलायंस ठीक ठाक कर रहा था, इन्फोसिस में एक अच्छा मूव आया, एचडीएफसी। तो ओवरऑल जो स्टॉक वीक थे उनमें काफ़ी अच्छा बाउंस हमने देखा। एचडीएफसी काफ़ी वीक था, एचडीएफसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी वीक बना हुआ है क्योंकि उसमें आरबीआई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है। पिछले हफ्ते काफ़ी सारे ग्लिच आए थे एचडीएफसी बैंक में, तो उसको लेकर भी अभी भी थोड़ी सी आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट बना हुआ है, क्योंकि आप नंबर 1 बैंक हैं, उसके बाद भी ऐसे ग्लिच आ रहे हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो डेफिनेटली, और इनमें क्रेडिट कार्ड में नए इशुएंस में भी बैन लगा हुआ है पिछले 6 महीने से, जो कि ऑलरेडी एक निगेटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर सकता है और एचडीएफसी बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो अगर एचडीएफसी बैंक नहीं उठेगा और बाकी बैंक उठेंगे भी, तो ये एक तरीके से उनको नीचे खींचने में काम करेगा। तो जब तक एचडीएफसी बैंक इनको सपोर्ट खुले तौर पे नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी एक नया हाई या ब्रेकआउट बना पाएगा। तो इस पर नज़र रखिए कि एचडीएफसी बैंक क्या करता है मंडे से। पहली चीज़, ओवरऑल आप देखेंगे तो मिक्स्ड पिक्चर थी सेक्टर वाइज, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव था। मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखी गई और लार्ज कैप में भी बाइंग थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में ओवरऑल अच्छा बाउंस था, लेकिन एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि कैश में ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है और एफआईआई अभी भी कैश में बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है आपको नोट करना है कि एक्सपायरी के दिन एफएनओ में मूव हो सकता है। और इंडेक्स में जब आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखा गया, ऑप्शंस में भी काफ़ी शॉर्ट स्क्वीज देखा गया। तो शॉर्ट कवरिंग बाउंस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मिड कैप की रैली थोड़ी सी इसको कॉन्फिडेंस दे रही है। तो हमको मंडे को एक बार कंफर्मेशन देखना पड़ेगा और लेवल्स में आपको बताऊंगा कौन से वॉच करने हैं। अब एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे मिड कैप में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्रेड था, ज़्यादा स्टॉक ऊपर हैं, कम स्टॉक गिर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। अब थोड़ा हम ग्लोबल सेटअप देख लें तो ये नैस्डैक है जो टेक सेक्टर है, जो ऑलरेडी काफ़ी वीक था। तो इसने हायर लो बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लो था 12,200-300, दूसरा लो 12,600 के आसपास है और अभी ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस लेवल पे एग्जैक्टली जो 13,300 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है रेजिस्टेंस के लिए, और इसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेकआउट नहीं है। और यहाँ से हम 2-3 बार रिजेक्शन देख चुके हैं, आप देख सकते हैं, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और ये तीसरा रिजेक्शन। तो ये चौथी बार होगा जब रिजेक्ट करेगा मार्केट। तो यहाँ से रिजेक्शन नहीं आना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स में, वरना ये काफ़ी बड़ा एक फेलियर होगा, क्योंकि हम लगातार चौथी बार फेल हो रहे होंगे और फिर ये लो भी टूटने के डर रहेंगे। और करंटली जो सपोर्ट आता है वो 12,700 के आसपास आता है नैस्डैक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे ट्रेंड को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सपोर्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी भी केस में नैस्डैक में अब बहुत बड़ा फेलियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से वीकनेस अचानक से आने लगी तो ये वीकनेस नहीं होगी, ये एक ट्रेंड होगा जो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ तक 12,000 का लेवल, जो कि नया लो बनाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली। तो नैस्डैक में ग्लोबल पिक्चर ओवरऑल अभी बुलिश है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हैं। इसको अगर हम ब्रेक कर जाते हैं तो नया हाई आपका यहाँ से करीब 3 से 4% की रैली और आ सकती है टेक सेक्टर में, यूएस में। और टेक सेक्टर में अगर रैली आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ आईटी में भी ठीक ठाक बाउंस आना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये टेक्निकल की बात हो गई, ग्लोबल और कुछ डेटा पॉइंट्स की। लेकिन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोविड में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने 94,000 केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बहुत हाई है। कोरोना के पीक में हमारे यहाँ 97,000 केसेस थे और इस बार 93,000 पहुँच चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में लोग ऐसा कहते हैं कि काउंटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हो रही है। मतलब हम ऑलरेडी शायद 1.5 लाख 2 लाख केस पार कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस थे लास्ट टाइम। लेकिन इस टाइम केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ रिस्ट्रिक्शन करो, नंबर मत दिखाओ, वरना लोग डरेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब चीज़ें चुनावी सीज़न के बाद ही पता चलेगा। तो तब तक जो है, और प्रधानमंत्री जी ने भी एक
हाई लेवल मीटिंग चेयर करने की आज प्लान की थी, और जो महाराष्ट्र में भी एक मीटिंग प्लान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने जैसी सिचुएशन है, पुणे में रिकॉर्ड केसेस हैं, मुंबई में रिकॉर्ड केसेस हैं, कर्नाटका में मिनी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ऑलरेडी है, काफ़ी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं और 50% कैपेसिटी पे चलाने के आदेश दिए गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसा इशारा कर रही हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है। और जब आप डेटा पॉइंट देखेंगे तो ये ग्लोबल पिक्चर है, तो ग्लोबल में आप देख सकते हैं हाईएस्ट केसेस 8 लाख के आसपास गए थे और इस समय केसेस 7 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। डेथ जो थी हाईएस्ट 16,000 थी अभी करंटली, ये वर्ल्ड वाइड का डेटा है, पूरे दुनिया का डेटा है। तो इसमें आप देख सकते हैं डेली जो डेथ्स है 11,000 के ऊपर है करंटली। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आप देख सकते हैं यूएस में जो डेथ्स हैं वो डाउन जा रही हैं और यहाँ पे केसेस भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्लैट है, मैं नहीं कह रहा बहुत कम। 70,000 एक टाइम पे बहुत बड़ा पैनिक वाला फेज था इस एरिया में, तो दोबारा से हम 70,000 75,000 के ऊपर चल रहे हैं। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वैक्सीनेशन काफ़ी कुछ बोल रहे हैं हो चुकी है, फिर भी केसेस आ रहे हैं। तो ये केसेस अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं है यूएस में, तो ये शायद लोगों को कंफर्ट दे रहा है। फिर भी 1000 के आसपास डेथ यूएस में हो रही है। अब ब्राज़ील है जो सबसे ज़्यादा पैनिक में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3.5 हज़ार डेथ हो रही हैं एवरेज पर डे, और आप जो केसेस देखेंगे 1 लाख के ऊपर केसेस चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 84-85,000 केसेस पर डे चल रहे हैं ब्राज़ील में, तो ये काफ़ी पैनिक है। अब चलिए ये तो बाहर की बात हो गई, हमारा मार्केट क्यों रिएक्ट करेगा। तो इंडिया की जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आप इंडिया की सिचुएशन देखिए कि इस समय जो पुराना रिकॉर्ड था ऑलमोस्ट 97,000 के आसपास था, हम ऑलमोस्ट 94,000 का रिकॉर्ड आज रिकॉर्डेड नंबर्स हैं, और नंबर ऑफ डेथ्स भी आप देख सकते हैं। अगर डेथ नहीं बढ़ रही होती तो ठीक था, लेकिन डेथ बढ़ रही है, ये एक पैनिक वाली सिचुएशन है। 700-800 डेथ काफ़ी होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए केसेस बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि केसेस बढ़ने के बाद अगर सीरियसनेस है और डेथ्स हो रही हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे नोट करना चाहिए। और एक और है फ्रांस, तो फ्रांस का आप देख सकते हैं डेली केसेस 50,000 के आसपास हैं और डेथ भी इनकी फ्लैट है ऑलमोस्ट, लेकिन केसेस इनके बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी सिनेरियो ख़राब है, और डेफिनेटली इसके कारण मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वैक्सीनेशन की बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से केसेस और जिस तरीके से डेथ्स कंटिन्यूसली हो रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये प्रॉब्लम और ये पैनिक क्रिएट करेगा। और लॉकडाउन की न्यूज़ तो है ही है, क्योंकि कोई चारा नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, किसी ने पूछा कि कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, आप खुद उसके भागी हैं, सहभागी हैं, आप लोग को खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। लोग रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन कुछ मान ही नहीं रहे हैं। मैंने देखा बेंगलोर में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में लोग मान रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं। मैं छोटे शहर से आता हूँ जहाँ पे 90, मैं 2 महीने पुरानी बात कह रहा हूँ, 99.99% लोग मास्क टच भी नहीं कर रहे हैं, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ भी नहीं। एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप ऐसे मान चुके हो कि कोरोना चला गया, जिस दिन वैक्सीन बन के तैयार हुई थी, रशिया ने बोला कि वैक्सीन हमने तैयार कर ली है, जो कि बोगस न्यूज़ थी रशिया की, कि पुतिन ने बोला अपनी बेटी को मैंने लगाया वो ठीक हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। उस दिन से ऐसा हुआ क्रिएट हुआ कि लोगों को लगा वैक्सीन आ गई, अब तो चलो छोड़ो हटाओ, अब तो बच जाएंगे। उस दिन से लोगों ने अपने मास्क फेंक दिए और अगले 1 महीने के अंदर 99% लोगों ने मास्क छोड़ दिया था। और ये सिचुएशन ही प्रॉब्लम है। आप बोलते हो दवाई से, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसको ड्राइव नहीं करोगे उन चीज़ों को, चेंज को, तब तक नहीं चेंज होगा। तो यही प्रॉब्लम है कि ये दोबारा से इतना बड़ा वेव आया और इस बार लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। आप अभी भी जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उन शहरों में भी आपको बिना मास्क के लोग दिखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। और जब तक हम, और आप बोलोगे कि यार कोरोना कब जाएगा, हो सकता है कभी ना जाए, हो सकता है ये लॉकडाउन हर 6 महीने में एक लॉकडाउन लगाना पड़े, हो सकता है, क्योंकि हम नहीं मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और इसीलिए सरकारें परेशान हैं और उनके पास लॉकडाउन सब कुछ बंद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। या फिर आपको मरने के लिए छोड़ दे या फिर लॉकडाउन करें। तो सीधी सी बात है कि स्ट्रिक्ट एक्शन आने वाले हैं और नेशनल लेवल पे भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एमपी में कुछ जगह बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, आपका महाराष्ट्र में है, आपका हैदराबाद और निज़ाम एरिया में है, आपका तमिलनाडु में भी काफ़ी केसेस हैं, केरला में है, महाराष्ट्र में। तो बचा क्या? बचा आपको यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु भी, क्योंकि तमिलनाडु में भी काउंट्स नहीं है क्योंकि इलेक्शन है। तो सीधी सी बात है, सिचुएशन ख़राब है। अब तो संभल के रहिए, अपना ख्याल रखिए और जो भी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं वो करिए, तभी हो पाएगा। तो ये अभी न्यूज़ अपडेट्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं और आज हो सकता है महाराष्ट्र में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, 3 बजे वहाँ भी मीटिंग है। तो ये सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट गड़बड़ है,
सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी सतर्क रहिए। मार्केट में देखिए ऑलरेडी हम देख सकते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं आता हूँ सबसे पहले। तो निफ्टी की सबसे पहले बात करेंगे तो निफ्टी आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड के अपर चैनल को हिट करने की कोशिश कर रहा है 14,800-900 के आसपास। अब अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ, 900 के आसपास का एरिया ब्रेक नहीं हुआ और हम दोबारा अगर नीचे आने लगे और किसी भी केस में हम 750 का एरिया अगर ब्रेक करते हैं 14,750, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सिचुएशन बिगड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया जहां पे आपको क्लियर ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा, ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा। और मार्केट आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और आप पुराने चार्ट्स देखेंगे तो आपको पता है शुरू में जब भी ये चीज़ें हुई थी लॉकडाउन की, तो शुरू में मार्केट ने ऐसा नहीं था क्लियर ब्रेकडाउन दिया था। आप देख सकते हो पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ये टाइम स्पेंड वाला एरिया था। लेकिन उसके बाद एक बार ये गिव अप कर दिया ना इसने पुराने लोगों को, तो फिर आप देखिए फ्री फॉल था। इस फ्री फॉल का क्या चांसेस है कि दोबारा नहीं हो सकता? मैं नहीं कह रहा इतना बुरा हो सकता है, अगर इसका 30% भी हो गया तो आप कहाँ रहोगे? आप सोचो आप कहाँ पे रहोगे। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोचना कि अगर ये हम कितने हाई लेवल पे हैं, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, तो कंपनियों की अर्निंग्स कैसे इंप्रूव होगी, बिजनेस कैसे चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसी बेस पे तो स्टॉक मार्केट ऊपर सस्टेन कर सकता है। जाने का रीज़न पैसा हो सकता है, सस्टेन करने का रीज़न पैसा नहीं होता, क्योंकि वो पैसा टेम्पररी है, वो लोन्ड मनी है, वो पैसा टेम्पररी आया है। हॉट मनी जिसको कहते हैं, एफपीआई का पैसा जो होता है वो हॉट मनी होता है, जिसने यहाँ से मार्केट को उठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली पूरी हॉट मनी है। हॉट मनी बोलेगी यार इस देश में तो कोरोना नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो जब निकलेगी तो कैसे निकलेगी आप सोचो। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। तो मुझे नहीं लगता अभी जब तक ये केसेस बढ़ रहे हैं, जब तक सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मार्केट ब्रेकआउट दे पाएगा। कोई भी बाउंस आता है कल तो मुझे लगता है वो सेल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट ख़राब है। और ये जब तक केसेस आपको 50,000 के नीचे दोबारा नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि मामला जल्दी से ठंडा होने वाला है, क्योंकि दिस टाइम इट्स वेरी सीरियस। बिकॉज जो उभरती हुई और इम्प्रूव होती हुई इकोनॉमी थी उसका कमर फिर से टूटेगा, और ये शायद मार्केट अभी प्राइज़ नहीं कर रहा है। मार्केट हमेशा कुछ दिन तक निगोशिएट करता है, सोचता है कि शायद ठीक हो जाए, और जब लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर वो गिव अप करता है, और जब गिव अप करता है तो सब लोग एक साथ गिव अप करते हैं। और मुझे लगता है वो सिचुएशन आ सकती है अगर हमारे केसेस 1 लाख को क्रॉस हो जाते हैं कल तक में या परसों तक में, तो फिर वो नंबर जो है ना आपके दिमाग में छप जाएगा और इन्वेस्टर फिर नहीं रुकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी केस में 750 का एरिया 14,750 टूटा, तो इस बार हम करीब 14,000 के लेवल तक जाएंगे, जो कि 700-800 पॉइंट का फॉल होगा, और वो जाने के लिए सिर्फ 2 दिन लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी इस एरिया पे है जहाँ पे हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। अभी भी इससे एक डिसाइसिव मूव नहीं ले पाया है, और डिसाइसिव मूव तब तक नहीं ले पाएगा जब तक ये 34,300 के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब 34,300 के ऊपर निकल जाए बैंक निफ्टी, तभी आप मानिए कि मार्केट शायद चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं सब कुछ प्रॉब्लम है लेकिन मुझे नहीं गिरना है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको एक रैली मारनी है। और रैली अगर स्टार्ट हुई तो 35,000 से लेके 35,500-800 तक भी ये रैली आ सकती है। तो अगर रैली आनी है और सस्टेनेबल रैली आनी है तो मार्केट को 34,300 का एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वहाँ से फिर गिरा तो समझ लेना आपकी जो चीज़ हम बात कर रहे हैं कि सेंटिमेंट गड़बड़ है। जो बड़े लोग हैं वो बाउंस पे निकल रहे हैं और छोटे लोग बाय कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मार्केट बाउंस करेगा, क्योंकि टेक्निकल सेटअप ऐसा बना हुआ है कि ये जो एरिया में सेटअप है ये दिखा रहा है कि मार्केट अब एक नई रैली स्टार्ट करेगा। तो वो टेक्निकल है, लेकिन सेंटिमेंट सुधरना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट कि अगर टेक्निकल के साथ सेंटिमेंट सुधर जाए तो मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन अगर सेंटिमेंट सुधरता हुआ नहीं दिखा तो ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह काम करेगा, और यहाँ से गिरने पे हम बहुत बुरा गिर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट आपके 30,800 पे ही है। तो निफ्टी में भी सेम चीज़ मैंने बात की यहाँ पे, अगर आपका गिरता है तो आपका सपोर्ट 14,000 पे ही है। अगर यहाँ से हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं 14,900 को, अगर हम गैप अप भी करते हैं ना कल, तो गैप अप के बाद अगर वो गैप अप 1 घंटे के अंदर फेड नहीं होता है, अगर 1 घंटे के अंदर मार्केट वापस से नीचे नहीं आता है तब ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे आ गया तो फिर दिक्कत है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करूँगा मैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका HDFC। तो HDFC में ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक बोला था ये एक एरिया था जहाँ से बाउंस होना था, लेकिन बाउंस अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC 2400 पे सपोर्ट है इसका। तो अगर
कोई भी 25-50 तक का बाउंस मिले जो कि यहाँ से 20 पॉइंट्स ऊपर है, तो वहाँ पे आपको सेल करना है, वहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बना दे और 25-70-80 तक खुले, तब आप कुछ मत करिए, तब आप वेट करिए, क्योंकि हो सकता है ये ब्रेकआउट है। लेकिन अगर 25-50 के आसपास खुले और वहाँ से सरकने लगे नीचे की तरफ, तो फिर मान लीजिए कि आप ये 24 की तरफ जा रहा है वापस से। तो ये एक पॉइंट है। SBI दूसरा स्टॉक है। SBI लास्ट आपको पता है कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये कहाँ जाएगा, 400 फिर क्रॉस करेगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 370 पे ही है। और ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास इसको काफ़ी सेलिंग मिल सकती है 370-375 का। अगर 375 का एरिया ये ब्रेक करता है तो आपका अगला टारगेट 395 और 400 का होगा। अगर ये 375 के ऊपर नहीं जा पाता मॉर्निंग में 1-2 घंटे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगला इसका सपोर्ट जो है, आपका पहला सपोर्ट आएगा इस एरिया में 335 और दूसरा सपोर्ट आएगा 310, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग है। और यहाँ तक जाने में मुझे नहीं लगता कि SBI जैसा स्टॉक बहुत झिझकेगा, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। बहुत सारे लोग, पापा का अकाउंट था SBI में इसलिए उसको लेके बैठ जाते हैं, लेकिन बिलीव नहीं करेंगे कि ये, छोड़ दीजिए ये सोचना कि हमारा इससे कोई इमोशनल कनेक्शन है। पैसा आपका है, मेहनत का है, आपके पापा का भी हो सकता है, लेकिन पैसे जब लगाइए तो ये मत सोचिए कि मेरा अकाउंट किधर है। पैसे लगाइए कि यार वो बिज़नेस, उस बैंक का बिज़नेस सॉलिड है कि नहीं, उस बैंक को एक प्रोफेशनल टीम रन कर रही है कि नहीं। SBI ऐसा बैंक है जिसके अंदर इतने NPA, इतने बैड लोन्स हैं कि वो आज तक निकल नहीं पाए हैं। जिस दिन निकलने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाओगे देखते देखते, बोलोगे यार ये तो पूरा बैंक ही फ्रॉड है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बैड लोन्स का नंबर बहुत हाई होता है सरकारी बैंकों में, और SBI ऐसा बैंक है जो 6 बैंकों को हजम करके भी आज इतना ही है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है जो निकल सकती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको संभल के रहना है। उसके बाद जो अगला एक स्टॉक है वो है रिलायंस। अब रिलायंस में क्या पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस करंटली चल रहा है 2020 पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लियरली स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे छोटे लेवल पे इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है, और किसी भी केस में 1995 ब्रेक हुआ तो ये 1880 तक गिर सकता है। मतलब ये यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इसी एरिया में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहते हैं कि मुझे बाय करना है रिलायंस, तो 2040 के ऊपर ही बाय करना है, गैप अप को छोड़ देना है। और अगर किसी भी केस में 2000 का लेवल तोड़े, जो कि यहाँ से 20-22 रुपये आप लगा लो, तो अगर वो तोड़े तो फिर आपको पोजिशनली इस स्टॉक में 100 पॉइंट का फॉल भी दिख सकता है। तो ये कुछ स्टॉक है जिनकी पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने बात की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सतर्क रहिए, हमेशा कम पैसे कमा के भी आप परेशान नहीं होगे, लेकिन ज़्यादा पैसे के चक्कर में आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता। आपके अंदर का जो ग्रीड है वो ट्रिगर हो जाता है, फिर ग्रीड से गिल्ट होता है, गिल्ट से रिवेंज होता है। रिवेंज के चक्कर में तो कहते हैं ना कि बदला लेते आप थकोगे नहीं इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट से आप बदला नहीं ले सकते। मार्केट आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। आपका ईगो आपका दुश्मन है जो आपको रिवेंज लेने पे मजबूर करता है। तो समझिए और सीखिए। और अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का ID है, टेलीग्राम ID, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। और सीखिए, समझिए, टिप से काम नहीं होगा। और एक कंट्रोल करके एक टारगेट बनाइए अपना वीकली बेसिस पे। मंथली टारगेट मुश्किल है, लेकिन वीकली टारगेट एक बना के देखिए, क्योंकि वीकली को फॉलो करना आसान है डिसिप्लिन वे में। और वीकली टारगेट को फिर आप रिपीट करिए 4 हफ्तों तक, तो आपका मंथली टारगेट पूरा होगा। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग करके अपने पैसे कमा सकते हैं। एक हफ्ते में करोड़पति बनने का सोचेंगे तो आप करोड़ नहीं, रोडपति आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि ये सच है, बुरा लगे क्योंकि ये बात ऐसी है जो लोगों को हर्ट करेगी, जिनका बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, लेकिन सच है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, हज़ारों लोग मुझे मैसेज करते हैं, और सबकी कहानी सेम है, सबकी कहानी सेम है। बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं नहीं, गिल्ट, रिवेंज, ईगो, बस यही है। तो आई होप आप सुधरेंगे, समझेंगे और चेंज करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी और सीखने की कोशिश करेंगे। और विश यू गुड लक, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कोरोना का इशू सीरियस है, और ये सीरियस इशू को हमें मिल के लड़ना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगा, ये इशू कभी नहीं जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।